तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया है। जो मुद्दा समाज का लोगों का था उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है ये जो कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू नीतीश जी सत्ता में हैं, कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जो इन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। यह जातीय जनगणना बता रहा है, नीतीश लालू का जातीय जनगणना यह बता रहा है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। आरक्षण मिले तो आपको लगता है, एक मिनट रुकिए, मिले न मिले, बढ़े घटे, मैं कह रहा हूं भाई जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? तो आप मैं कैमरे पर कहता हूं जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हो। अब तो हालत यह है कि आप देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना से ही भला होगा, मोदी जी कह रहे हैं जातीय जनगणना से ही भला होगा। लेकिन आप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या को खत्म होना है तो आपके दादा या आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिताजी राजीव गांधी, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे जनगणना हुए, क्या वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो ये नहीं कराया? क्या राहुल गांधी कैमरे पर या कोई कांग्रेसी स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को देश की समस्याओं की समझ नहीं थी, या वो अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बेईमानी की कि उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया? कि राहुल गांधी उन तीनों से ज्यादा समझदार हैं? जातीय जनगणना होना आप चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी मैं तो कांग्रेसियों से, मेरी बात तो छोड़, मैं तो उनका विरोधी हूँ राजनीतिक तौर पर। कैसे? आप तो एडवाइस करने गए थे, आपने तो पूरा कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंटेशन दिया। बिल्कुल दिया था। मैं अगर आज बोलूं तो लोग कहेंगे आज प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और आपको ये कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी मिले उनसे ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या ये समझ इंदिरा गांधी को नहीं थी? क्या ये समझ राजीव गांधी को नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं थी? नरसिम्हा राव जी को नहीं थी? मनमोहन सिंह जी को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये कहिए कि उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। और अगर उनकी समझ थी और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की। पूरा कर लीजिए। रोज आपके टीवी पर आते होंगे कांग्रेस वाले, नहीं आते? पूछिए, मैं बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट। पूछिए उनसे। दो ही बात हो सकती है ना, या तो आपके लोगों को इसकी समझ नहीं थी, या उनकी समझ थी, जानबूझकर उन्होंने इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की इसलिए नहीं कराया। अगर ये दोनों बात नहीं है तो आप जो नया डिस्कवरी लेकर आए हैं ये आप समाज को बांटने के लिए और वोट की राजनीति कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। जनसुराज प्रशांत किशोर इसके पक्षधर है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ जातीय जनगणना हो जाने मात्र से देश की समस्या नहीं खत्म होगी। जातीय जनगणना होने से कुछ एडिशनल जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो जानकारी मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में दलितों की गणना होती रही है, सबको मालूम है कि दलित सबसे गरीब और पिछड़े हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, हर तरीके से वो पीछे हैं। उनकी जनगणना हो रही है तो क्या उनकी स्थिति सुधर गई? मुसलमानों की गिनती होती रही है तो क्या मुसलमानों की स्थिति सुधर गई?
यूपीए की सरकार ने सच्चर कमेटी से स्पेशल स्टडी कराया, उसके बाद सच्चर कमेटी के किसी रिकमेंडेशन पर काम किया। तो भाई तुम गन्ना कराते हो, वोट लेते हो, उसके बाद भूल जाते हो, तो इससे क्या फायदा होगा? ये तो विशुद्ध राजनीति है। लेकिन लोग अब आइए बिहार पे, लोग आपसे सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी तो है। ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपकी ताकत है क्या? मेरी ताकत ये है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। अब कोशिश है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको अदा करें, एक ईमानदार प्रयास करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से आप बाहर अपने गरीबी बदहाली से निकल सकते हो, यही हमारी ताकत है। इससे पहले आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने पार्टी भी ज्वाइन की और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी आप उनके साथ थे, तब ईमानदारी से साथ नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से साथ थे। और हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर भी उस समय खत्म हो गया होता। लेकिन आप ये समझिए 2000 नीतीश कुमार आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल 14-15 में तो हम नहीं, पूरे बिहार को पता है कि अगर हमने न मदद की होती तो मुख्यमंत्री थे कहां? वो तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। जब नीतीश कुमार मुझसे मिले थे तो मुख्यमंत्री नहीं थे। चुनाव हारने के बाद पद छोड़कर मांझी जी को उन्होंने बैठा दिया था। उसके बाद दिल्ली में 2-4 महीने के बाद हमसे मिलने आए, तब बात उन्होंने करी। किसी ने उनको बताया था कि 14 में मोदी जी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने किया है। नीतीश जी मेरे से मिलने आए, बातचीत मेरी हुई, तो हमने उनसे सवाल करा कि सर आप तो अच्छा काम कर रहे थे बिहार में, क्यों छोड़ दिया पद? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जनता ने हरा दिया लोकसभा चुनाव में। तो मेरा उनको सुझाव ये था कि जनता ने लोकसभा में आपके पार्टी को हराया है, आपको मुख्यमंत्री से हटने के लिए कहा नहीं है। तो अगर आप सिर्फ लोकसभा में चुनाव हारने की वजह से पद छोड़े हैं तो आप वापस से मुख्यमंत्री बनिए और हम लोग अपनी ओर से मदद करेंगे ताकि चुनाव में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो। उन्होंने पहले शुरुआती हिचकिचाहट के बाद उनका यह तर्क था कि अभी हमने मांझी जी को बनाया, कैसे हटाएंगे। लेकिन मेरा एकमात्र शर्त यही था कि आपको बनना है वापस। 3 महीने में उन्होंने उस बात को माना, वापस से मांझी जी को हटाकर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद हम लोगों से जो बन पड़ा आकर उनकी मदद की कोशिश करी कि वो जीते, वो जीत भी गए। जीतने के बाद 7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना कराई, लेकिन खुद के लिए कोई पद, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कुछ नहीं लिया। ये विश्वास था कि नीतीश जी यहाँ हैं, बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है, वो होते रहना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत लालसा अगर कुछ होती तो 15 में ही मंत्री बन गए होते, 15 में ही पद ले लिया होता। इस बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का 1 रुपया लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो, आज तक नहीं लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं, भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। जिस 14-15 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक सूचिता बाकी थी। वो आदमी लोग चुनाव नहीं हारा था। तो नीतीश कुमार भी भ्रष्ट है? मैं आ रहा हूं उस पर। नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं है, लेकिन आपने देखा इस देश में 2013-14 में मनमोहन सिंह भी व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार को यूपीए 2 को लोगों ने भ्रष्टतम बताया और जनता ने उनको हटाया। नीतीश कुमार की भी स्थिति कमोबेश वही है। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर ये लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि तो यू प्रेफर तेजस्वी? क्योंकि नहीं, तेजस्वी का तो कोई गिनती नहीं, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं। लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट, भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा।
तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके उससे ऊपर। 100 नहीं 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे, डेफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी कि हम लोगों ने देखा था कुछ सुधार बिहार में शुरू हुआ था। बिहार बदलकर बहुत अच्छा नहीं हो गया था, कुछ सुधार शुरू हुआ था। आज नीतीश जो सुधार हुआ था वो भी सब खत्म हो गया। दूसरी बात, नीतीश कुमार में राजनीतिक सूचिता बाकी थी। नीतीश कुमार 14 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था, लेकिन एक राजनीतिक मर्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में उनको 243 में सिर्फ 42 विधायक आए और पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने लालटेन पकड़कर, कमल पर बैठकर, किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो व्यक्ति के तौर पर उसकी संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी, अब मर गई हैं। नीतीश कुमार, आपको याद होगा जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोग करीब मरे, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि 200 लोग जब मर जाएंगे मैं इस पद पर कैसे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार है जिनके कालखंड में कोविड के दौरान हजारों बिहार के बच्चे मारे मारे फिर रहे थे और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। तो व्यक्ति के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और नेता के तौर पर 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उनका उस समय समर्थन किया गया।